So, hello everyone, my name is Himanshu and welcome to my channel Electronics Coach. So, आज का वीडियो होगा ESD पे. सबको पता होगा व्हाट इज़ ESD. सो ये एक बहुत बेसिक टर्म है और हर किसी को पता होना चाहिए जो भी PCBs और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को हैंडल करता है. सो इट्स ए बेसिक एटिकेट्स टू हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस PCB. सो ESD स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे और हम जानेंगे कि कैसे ESD PCB असेंबलीज़ को अफेक्ट करता है और क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कितने टाइप के ESD फेलियर्स होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम जानते हैं ESD है क्या. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ESD? So ESD is a significant concern in the electronics industry, particularly when it comes to printed circuit boards. तो हर किसी PCB assembly इंडस्ट्री के अंदर ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है और हर इंडस्ट्रीज़ के लिए कंसर्न होती है. तो एवरी इंजीनियर, एवरी ऑपरेटर हु इज़ वर्किंग एंड हैंडलिंग द PCBs, तो उनको ESD के बारे में नॉलेज होना चाहिए. दिस इनविजिबल थ्रेट कैन कॉज severe damage to sensitive electronics components, leading to malfunctions, reduced performance and even complete failure of electronic device. So that's why ये एक इनविजिबल घोस्ट है जो कि हमारी PCB असेंबली को ख़राब कर सकता है, उसको मालफंक्शन कर सकता है और डैमेज कर सकता है. तो इससे हमारे कस्टमर भी खुश नहीं होंगे, दे वॉन्ट बी सेटिस्फाइड, और हमारा भी लॉस होगा क्योंकि अगर एक बार कंपोनेंट या डिवाइस ख़राब हुआ तो उसको हमको स्क्रैप करना पड़ेगा. तो दैट कॉस्ट विल लैंड ऑन द कंपनी और दिस इज़ ए लॉस. In this video, we'll explore the various ways ESD affects PCB, its consequences, and the measure that can be taken to protect against it. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या हम मेज़र ले सकते हैं हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या नहीं. So, what is ESD? Electrostatic discharge is the sudden flow of electricity between two electrically charged objects caused by contact, an electrical short or electric breakdown. In simpler terms, it's the spark you might see or feel when you open a doorknob after walking across a carpet floor. तो ESD कैसे जनरेट होता है? ESD जनरेट होने का जो मेन कॉज है वो है फ्रिक्शन, घर्षण. जब दो बॉडी आपस में रगड़ती है या उनका सरफेस आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों सरफेस पे कुछ चार्ज जनरेट होता है और जब वो चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो दैट चार्ज कैन डैमेज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो यही है ESD, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज. और ESD के एग्जांपल्स, जैसे हम कभी फ्लोर पे चलते हुए आ रहे हैं, फ्लोर पे चलते हुए आने के बाद जैसे हम डोर का नॉब ओपन करते हैं तो हमको कभी कभी स्पार्क फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ पट से आवाज़ आती है, झटका लगता है. तो वो ESD का एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल, जब हम बारिश के टाइम में बादल आपस में टकराते हैं तब हमको एक लाइट देखने को मिलती है. दैट लाइट is due to ESD, electrostatic discharge. Whenever two body is in contact and at that time due to friction this body got charged. So that charge when it got discharged is known as electrostatic discharge. तो इसी डेफिनेशन में यही बताया गया है कि एक सडन फ्लो होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट. सो जो उसका फ्लो कैसे होता है, जैसे ही दो कंडक्टिव आपस में आए तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो होता है. दैट इज़ ESD, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज. तो अब हम जानेंगे कि सोर्स क्या है ESD का, कहाँ से आता है ये. जैसे मैंने बताया इसके मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं. ह्यूमन बॉडी है, आपका क्लोथिंग एंड शूज़ है, जो आपके कपड़े अगर आपस में रगड़ेंगे तो भी एक चार्ज जनरेट होगा कपड़ों पे. पैकेजिंग मटेरियल है जिसमें हम डिवाइसेस पैक करते हैं. असेंबली टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो असेंबली के लिए हम टूल यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम टॉर्क मीटर यूज़ कर रहे हैं,
ओके। और हम जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, तो जब इसको हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के साथ में रगड़ा जाता है या किसी टाइप से घर्षण होके चार्ज जनरेट हो जाता है, तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर आवर असेंबलीज। देन फर्नीचर एंड वर्क सर्फेसेज, और जिस पे हम बैठ के हम काम कर रहे हैं, जिस वर्क स्टेशन में बैठ के ऑपरेटर काम कर रहा है, तो इधर उधर मूव करेगा। इधर उधर मूव करने से क्या होता है कि आपस में क्लॉथ भी टकराते हैं और उससे भी ईएसडी जनरेट होता है। और जब हम इधर मूव कर रहे हैं, हमारा बॉडी चेयर के साथ में, फर्नीचर के साथ में भी घर्षण होता है, तो उससे भी ईएसडी जनरेट होता है। एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो ये सोर्सेज हैं जहाँ से ईएसडी जनरेट होता है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी फैक्ट्री विजिट किया है या ईएमएस कंपनी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ विजिट किया होगा, तो दे यूज टू वियर एन एप्रन, दैट इज़ ईएसडी एप्रन, एंटीस्टैटिक। सो उस एप्रन का जो मटेरियल होता है वो इस टाइप से होता है कि उस पर ईएसडी जनरेट नहीं होता है, स्टैटिक चार्जेस जनरेट नहीं होते हैं, इसलिए उसको एंटीस्टैटिक एप्रन बोलते हैं। और एंटीस्टैटिक एप्रन का एक लोगो भी बना होता है जो येलो कलर का लोगो होता है, और उस पर एक हाथ करके ऐसे क्रॉस का साइन होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, तो वो ईएसडी का लोगो होता है। अगर वैसा लोगो है किसी भी क्लॉथ पे, शूज़ पे, तो वो एंटीस्टैटिक है, उसका मतलब कि उस पर चार्जेस जनरेट नहीं होंगे एंड इट इज़ सेफ टू यूज़ इन अ ईएसडी इन्वायरमेंट। नाउ विल सी व्हाट इज ईएसडी ट्रायंगल। अब ईएसडी ट्रायंगल में क्या है कि टू बेटर अंडरस्टैंड ईएसडी इवेंट इट हेल्पफुल टू कंसीडर द ईएसडी ट्रायंगल। तो जैसे करंट को पास होने के लिए क्या क्या मीडियम चाहिए, क्या सोर्स चाहिए, क्या टारगेट चाहिए, तो वो इसमें एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले सोर्स। तो सोर्स क्या है? द ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट हैज़ accumulated द स्टैटिक चार्ज। तो सोर्स फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है, वो सोर्स हुआ। फॉर एग्जांपल मैं वॉक करके आया, तो मेरी बॉडी आपस में, मेरे क्लोथ्स आपस में टच हुए, तो मेरे बॉडी पे स्टैटिक डिस्चार्ज है, मतलब स्टैटिक चार्जेस हैं। ओके, नाउ पाथ। तो जो स्टैटिक चार्जेस मेरे बॉडी पे कैरी कर रहे हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए एक पाथ चाहिए, एक मीडियम चाहिए। द रूट थ्रू विच द चार्ज ट्रेवल। अब मैं किसी को टच करूंगा, जैसे मैंने गेट की नॉब को टच किया, तो वो टच जो है वो एक मीडियम बन गया। जैसे मैंने उसको टच किया, वो मेरे हाथ से गेट पे ट्रांसफर हुआ और मेरे को शॉक फील हुआ। तो दैट इज ओनली इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओनली फ्लो ऑफ चार्ज। देन टारगेट, द ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द डिस्चार्ज। अब इस केस में मैंने नॉब को टच किया, तो मेरा चार्ज है वो मेटल की नॉब ने ऑब्जर्व किया, तो वो टारगेट हुआ। अब मेटल की नॉब तो क्या है, वो मेटल है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, बट यही अगर मैं बिना एंटीस्टैटिक एप्रन के, बिना एंटीस्टैटिक शूज़ के मैं आ रहा हूँ चलते हुए और मैंने डायरेक्ट पीसीबी को टच कर लिया या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को टच कर लिया या किसी कंपोनेंट आईसी को टच कर लिया, तो जो मेरे बॉडी पे चार्ज है वो आईसी को आराम से डैमेज कर सकता है और हमको पता भी नहीं लगेगा कि हमने कब आईसी डैमेज कर दिया। तो वी शुड अवेयर अबाउट ईएसडी प्रैक्टिसेस, क्या क्या ईएसडी प्रैक्टिसेस हमको फॉलो करनी है टू हैंडल द इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट डिवाइसेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सोर्स होता है, एक पाथ होता है एंड एक टारगेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स आएगा कि क्या सोर्स है, उसके बाद में उसको कंडक्ट करने के लिए एक पाथ चाहिए, तो पाथ क्या होगा, टच हो गया या कुछ मेटल टू मेटल मतलब हो गया, कुछ भी कंडक्टिव चीज़ जो पाथ, और टारगेट जो चार्ज को रिसीव कर रहा है। नाउ when all three components of ESD triangle are present, that ESD discharge will happen, potentially damage PCB and their components. So we should be very careful while dealing with electronic devices, components, gadgets. तो हमको ESD का नॉलेज होना चाहिए और हमको उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। द इम्पैक्ट ऑफ ESD ऑन PCB। तो टाइप ऑफ ESD डैमेज क्या है? ESD can cause various type of damage to PCB and their components. These can be broadly categorized into 3 types. तो सबसे पहला है catastrophic failure, second आता है latent failure या latent defects, and third is parametric changes. तो अभी इसको हम डीपली समझेंगे in depth, क्या है catastrophic failure, क्या है latent defects and क्या है parametric changes. First of all,
catastrophic failure. तो catastrophic failure are immediate and obvious failure that render the PCB or component non-functional. These often occurs when ESD event occurs physical damage to the device. तो जो कैटास्ट्रोफिक फेलियर होते हैं वो इमीडिएट इफेक्ट कर देते हैं पीसीबी को या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को. वो जैसे ही मैंने उसको टच किया वो हाथों हाथ उसको नॉन फंक्शनल कर देगा. अगर हम उसको फिर से टेस्ट करेंगे तो वो पीसीबी फंक्शन नहीं करेगा, फेल हो जाएगा. तो उस केस में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैमेज हो गया. किस वजह से, हमारे बॉडी पे ईएसडी कैरी कर रहा था और हमने उसको टच किया तो वो डैमेज हो गया. एग्जाम्पल ऑफ कैटास्ट्रोफिक फेलियर इंक्लूडेड. एग्जाम्पल क्या है कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स के? मेल्ट और वेपराइज्ड मेटल ट्रेस, जंक्शन burnout in semiconductors and dielectric breakdown in capacitors. For suppose मैंने ना ही एंटीस्टैटिक एप्रन पहना है, मैं चलते हुए आ रहा हूँ, ना ही मेरे हाथ में ग्लव्स हैं. एंटीस्टैटिक ग्लव्स में हम यूज़ करते हैं टू हैंडल द पीसीबी है, और मैंने डायरेक्ट जाके पीसीबी को टच कर लिया. तो उस केस में क्या हुआ, जैसे मैंने सेमीकंडक्टर किसी आईसी को टच किया तो उसका जंक्शन बर्नआउट हो सकता है. वो इतना चार्ज इनफ है कि वो उसको जला दे, बर्न कर दे. और सेम अगर मैंने किसी कैपेसिटर को टच किया तो वो उसका डाइलेक्ट्रिक जो हम यूज़ करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक को भी वो डैमेज कर सकता है, जैसे X5R, X7R, दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स. और मेल्टेंड और वेपराइज्ड मेटल ट्रेसेस, तो ट्रेसेस को भी वो जो पीसीबी में ट्रेसेस होते हैं उसको भी डैमेज कर सकता है. देयर इज ए पोटेंशियल. अब है लेटेंट डिफेक्ट्स. सो लेटेंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? लेटेंट डिफेक्ट्स आर मोर insidious as they may not be immediately apparent. These defects can cause the PCB or component to fail prematurely during normal operation, often long after the ESD event occurred. So latent failure है वो सबसे डेंजरस है, सबसे छुपा रुस्तम जिसको हम बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बिना प्रिकॉशंस के पीसीबी को टच कर दिया तो देयर विल बी ए इम्पैक्ट, बट वो इम्पैक्ट ऐसा होगा उस टाइम वो पीसीबी को पास कर देगा. मान लो मैंने पीसीबी को टेस्ट किया, वो उस टाइम पीसीबी को पास कर देगा. फॉर सपोज एक 2 mm का ट्रैक है, मेरे ईएसडी डिस्चार्ज से वो 2 mm का ट्रैक पार्शियली डैमेज हो गया, बट अभी भी थोड़ा सा कनेक्शन उसमें बचा हुआ है. तो उस कनेक्शन से वो करंट पास करके उस टाइम तो वो पीसीबी को पास कर देगा. ठीक है, जो भी इंजीनियर जो या जो भी टेस्टिंग इंजीनियर होगा उसको लगेगा कि पीसीबी पास है, रिजल्ट पास आया, उसको पैक करके शिप कर देगा कस्टमर को. बट व्हेन कस्टमर विल रिसीव दैट, वो भी अपने एंड पे उसने टेस्टिंग किया, उसमें भी वो हो सकता है पास हो गया. अब उसने उसको फाइनल प्रोडक्ट में इंस्टॉल किया, अब उसको मार्केट में भेज दिया, बट मार्केट में 6 महीने बाद 8 महीने बाद अचानक से वो डैमेज हो जाएगा. क्योंकि वो जब उतने से पास से जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो करेगा तो धीरे धीरे उसको वो मतलब जो उसका लोड की वजह से वो धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा. ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. तो लेटेंट फेलियर में ये होता है, ये इमीडिएटली आपको नहीं दिखाई देगा. जैसे कि मेंशन है कि दे मे नॉट बी इमीडिएटली अपरेंट, वो आपको हाथों हाथ नहीं दिखेंगे. बट दीज डिफेक्ट कैन कोज द पीसीबी और कंपोनेंट टू फेल प्रीमेच्योरली ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन. जैसे 6 महीने 5 महीने 3 महीने बाद वो सडनली फेल हो सकता है. तो दैट इज मोर डेंजरस, क्योंकि आप उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे हो. अगर मान लो वो आपकी फैक्ट्री में ही फेल हो गया तो आप उसको रिप्लेस करके रिवर्क करके कुछ भी उसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको रूट कोज पता चल गया कि कहाँ पे डैमेज हुआ है. बट अगर हमको पता ही नहीं है तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. फिर हमको कस्टमर से कंप्लेन आता है कि ये पीसीबी विद इन 6 मंथ के अंदर खराब हो गया. तो लेटेंट फेलियर उसी वजह से आता है. ओके, सो एग्जांपल ऑफ लेटेंट डिफेक्ट इंक्लूड्स लाइक वीकेंड गेट ऑक्साइड इन मॉसफेट्स. अगर मॉसफेट्स है, मॉसफेट के अंदर गेट और वो सब रहता है, जंक्शंस रहते हैं. ठीक है, तो जो उसका गेट ऑक्साइड है उसको भी वीक कर सकता है. जैसे मैंने बोला कि पार्शियली डैमेज कर देगा, बट स्टिल वहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन रहेगा, तो उससे वो करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा. तो वो ऑपरेशनल रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम इन ए लॉन्ग टर्म वो फेल हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं. पार्शियल डैमेज टू इंटरनल कनेक्शंस, जैसे मैंने पीसीबी में बोला कि पीसीबी ट्रैक में पार्शियल डैमेज हो गया, बट स्टिल वो काम करेगा. बट वो पार्शियली अगर हल्का सा अटका हुआ है और कुछ टाइम बाद ज़्यादा मैंने करंट फ्लो करा दिया तो उस टाइम वो ब्रेक हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा. रिड्यूस्ड रिलेबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वही है कि वो उसका जो लाइफ साइकिल है उसको कम कर देगा. अगर कोई प्रोडक्ट 5 साल चलने वाला था तो वो विद इन 6 मंथ में खराब हो जाएगा. ओके, सो नाउ पैरामेट्रिक चेंजेस. Parametric changes are stable
alterations to the electrical characteristics of components or circuits while the PCB may still function, its performance may be degraded or inconsistent. जैसा कि एक्सप्लेनेशन से क्लियर है, जो पैरामीट्रिक चेंजेस, अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक्स, तो जो इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स है उसको वो वेरी करेगा ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट, बट पीसीबी आपका फिर भी काम कर रहा होगा, बट जो हमको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं है. मान लो हमको 5 एम्पियर का आउटपुट पे करंट चाहिए, बट वो 5 एम्पियर कभी आएगा, कभी 3 एम्पियर आएगा, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है. तो ये पैरामेट्रिक चेंजेस हो जाएंगे जो आउटपुट में चेंजेस हो गए. ओके, मान लो हमको किसी टेस्ट पॉइंट पे 5 वोल्ट का करंट चाहिए, वो हमारा एक पैरामीटर है. तो हम एक बार उसको पीसीबी को चेक करेंगे तो हमारे पास 5 वोल्ट आ रहा है, बट सडनली वो ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट हो गया. एक बार वो टेस्ट पास हो रहा है, एक बार वो टेस्ट फेल हो रहा है. जैसे आईसीटी कभी कभी करते हैं, तो आईसीटी में वो कभी पास हुआ, कभी फेल हुआ, कभी पास हुआ, कभी फेल हुआ, तो वो इंटरमिटेंट फेलियर है वो. तो इस टाइप के जो चेंजेस हो सकते हैं वो भी ईएसडी कर सकता है. एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक चेंजेस इंक्लूड्स शिफ्ट इन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है आउटपुट में वो चेंज हो जाएगा. चेंजेस इन द लीकेज करंट, अल्टरेशन इन द टाइमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये सब चीज़ें पैरामेट्रिक चेंजेस की वजह से हो सकती है. सो नेक्स्ट इज vulnerable PCB components. So those components which are super sensitive or sensitive to the ESD is known as vulnerable PCB components. अब वैसे तो सारे ही components जो हैं वो sensitive होते हैं, but कुछ ऐसे components हैं जो ज़्यादा sensitivity show करते हैं जब ESD से उनका exposure होता है. So while all electronic components are susceptible to ESD damage to some degree, certain types are particularly vulnerable. So in this table you can see first one is MOSFET. So sensitivity level for this component is very high, and reason for the vulnerability is the gate oxide layer. So इसमें जो gate oxide layer होता है वो बहुत ज़्यादा sensitive होता है, and it's very thin. Even a small spark can damage the MOSFET components. Now the next one is CMOS IC. CMOS IC is also highly sensitive towards ESD, and the reason for that is low input impedance. Next है bipolar transistors. So bipolar transistors का जो sensitivity level है वो moderate रहता है, and जो sensitivity का और जो vulnerability का जो रीज़न है वो है सेंसिटिविटी पीएन जंक्शन. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्टगेट डायोड, उसका मॉडरेट टू हाई, एंड लेज़र डायोड उसका भी हाई. तो जो रीज़न है वो है सेंसिटिविटी टू करंट स्पाइक्स. सो लेज़र डायोड इज सेंसिटिव टू करंट स्पाइक्स. तो जब भी हम ईएसडी का ट्रांसफ़र होता है लेज़र डायोड और शॉर्टगेट डायोड्स में, तो स्पाइक फील होगा डायोड को, दैट कैन कॉज द failure in the diode. And the last is precision resistors. So that is likely to be less sensitive as compared to other semiconductor or IC components, and the reason for vulnerability is the thin film construction. So on the basis of construction of component ये sensitivity level decide किए गए हैं. तो इस basis पे ये table show कर रही है. So thanks for watching this video till the end. ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा आप सबको, और इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है जैसे कि ESD क्या है और ESD के टाइप्स क्या हैं, किस टाइप के फेलियर्स ESD से होते हैं. तो दैट वाज ए मोर ओवर इंट्रो अबाउट ESD. बट इन नेक्स्ट वीडियो I will talk about what are the standards and what are the best practices being used by the industries to prevent these failures, because ESD बहुत dangerous है और बहुत impact करता है हमारे electronics components पे, devices पे. तो everyone should aware how to prevent, what are the counter or what are the measures to take while dealing with electronics component, electronics assemblies, because this electronic industry is a vast
industry. So it starts from electronic components का पैकेजिंग, उसको हैंडलिंग. और जब कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर से जहाँ पे पीसीबी असेंबलीज होता है ईएमएस पार्टनर्स के पास में आया, तो ड्यूरिंग टाइम उसको कैसे हैंडल करना है, रिसीव होने के बाद में क्या हैंडलिंग रहता है, जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है वहाँ पे ईएसडी के क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, जब वो कंपोनेंट्स असेंबली के लिए जाता है एसएमटी लाइंस पे, थ्रू होल लाइंस पे, सोल्डरिंग, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग. तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड पीसीबी असेंबलीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसको हैंडल कैसे किया जाए ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से एक्सपोज ना हो. तो इट्स अ वेरी मेन थिंग. सो ये इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड टू लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्या चलता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, क्या प्रैक्टिसेस हैं, और अगर कुछ और आपको टॉपिक चाहिए या किसी और चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. सो इस वीडियो को एंड करते हैं एक थॉट ऑफ द डे के साथ. सो द थॉट ऑफ द डे इज़ बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. तो ये थॉट महात्मा गांधी ने दिया था. तो दैट मीन्स कि हम जो चेंज वर्ल्ड में देखना चाहते हैं या हमारे आसपास देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो चेंज हमको खुद को लाना पड़ेगा. तो हमको चेंज खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो चेंज हम दुनिया में देख सकते हैं. सो थैंक यू गाइस. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट. थैंक्स.